9,60,000 माइनस किया 1,30,000। जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा, अरे ये कितना है, ये हमारे पास 8,30,000 है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ये है, द वेदर इन लाहौर, लाहौर में जो मौसम है ना, वाज अनयूजली वार्म, कहता मामूल से हट के ही गर्म है। जितना होता है ना टेम्परेचर, उससे कुछ ज़्यादा ही टेम्परेचर है। ओके, ड्यूरिंग द समर, गर्मियों में, ऑफ 2024, 2024 की बात कर रहे हैं। ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जब आप मुझे नहीं जानते थे। आगे देखें, द टीवी न्यूज़, जो टीवी न्यूज़ है ना, रिपोर्ट वो बता रही है टेम्परेचर एज हाई, टेम्परेचर कितना बहुत ज़्यादा है। कितना है? 48 सेल्सियस है। बाय यूजिंग द फार्मूला, इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए फाइंड द टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर फाइंड करना है एज फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल में फाइंड करना है। ओके है। सो देखें, ये हमें फार्मूला दिया हुआ है, एफ से मुराद है फ़ारेनहाइट। हेलो नजरें स्क्रीन पे, एफ से मुराद है फ़ारेनहाइट और सी से मुराद होता है सेल्सियस या सेंटीग्रेड। ओके है। अब हम देखें, उसने हमें सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया हुआ है, वो कहता है फ़ारेनहाइट में फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, सी की जगह पे, सेल्सियस की जगह पे ये 48 पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, आंसर निकाल लेंगे, एफ आ जाएगा। एफ से मुराद फ़ारेनहाइट आ जाएगा। सुना, बेहतर था ये क्वेश्चन ना देता। उसकी वजह यह है, फार्मूला भी दे दिया क्वेश्चन में, वैल्यू भी दे दी जो पुट करनी, सारा कुछ दे दिया है और कहता है बस आंसर निकाल दें। इतना इजी। आ जाओ करते हैं। तो हम लिखते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले देखें हमें दिया क्या है, हमें सेंटीग्रेड सेल्सियस दिया हुआ है। हाँ जी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेल्सियस हमें जो दिया हुआ है वो कितना है, वो 48 है। हम ये कहेंगे सेल्सियस हमें 48 दिया हुआ है। ओके हो गया। फ़ारेनहाइट हमने फाइंड करना है। ओके, फ़ारेनहाइट हमने फाइंड करना है और यूज ये वाला फार्मूला लिखते हैं। ये जो हमें फार्मूला गिवन है, फार्मूला गिवन मैं यहाँ पे यही लिख देता हूँ, फार्मूला गिवन, जो फार्मूला हमें दिया गया है, कौन सा फार्मूला है सर जी, यही वाला लिखवाना ज़रा सर जी। F इक्वल टू 9/5 है, सेल्सियस है प्लस 32 है। बिल्कुल सही कहा, वैल्यू लिखवाएं सर जी। 9/5 है। C कितना है, अरे C 48 है। C कितना है, 48 है प्लस 32 है। C जो है वो 9/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए ब्रैकेट लाजमी लगा देना कि 48 भी 9/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। लो जी, इसको कैलकुलेट करें, आंसर आ जाएगा। 48 को 9 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 मल्टीप्लाई बाय 9 मेरे पास आ रहा है 432। 48 को 9 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाय 5 प्लस 32। अब 432 डिवाइड बाय 5 करते हैं तो मेरे पास है 86.4। कितना आ रहा है, 86.4 और प्लस ये 32 वैसे का वैसे। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो प्लस करते हैं 32 को तो 118 कितना रहा है, 118.4। ये हमारे पास क्या आ गया, एफ आ रहा है। एफ से मुराद है फ़ारेनहाइट। लो जी, हमने फ़ारेनहाइट फाइंड कर लिया। ये आसान सा था, ये आसान सा क्वेश्चन था। आ जाओ करते हैं नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आप पढ़ के सुनाएं। आप कहेंगे सर जी, द सम ऑफ एज, एज का जो सम है ना, सम कहते हैं प्लस को, एज का जो सम है ना ऑफ फादर एंड सन, बाप और बेटे की जो एज का सम है वो इज 72 ईयर, 72 साल है। वो इस स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि बाप और बेटे की उम्रों को जमा करें तो 72 साल बनती है। ओके हो गया। आगे 6 ईयर अगो, 6 साल पहले की बात है। द फादर एज, बाप की जो उम्र है वाज 2 टाइम्स, दुगना थी। एज ऑफ सन, बेटे से वो ये कह रहा है कि 6 साल पहले ना बाप की उम्र दुगना थी बेटे से। मिसाल के तौर पे अगर बेटे की उम्र 20 साल थी ना तो बाप की दुगना थी। दुगने से मुराद बाप की 40 साल थी। ओके ओके सर जी। व्हाट वाज सन एज, बेटे की उम्र क्या है 6 ईयर अगो, 6 साल पहले कहता बेटे की उम्र क्या थी, ये हमने फाइंड करना है। व्हाट वाज, ये चीज फाइंड
करनी है। आज फिर सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है बेटे की उम्र। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसी को हम लेट कर लेते हैं। हमें नहीं पता बाप की उम्र क्या है, बेटे की उम्र क्या है, ये हमें लेट करना पड़ेगी। आज ज़रा करते हैं। मैं यहाँ पे लेट करता हूँ सन एज और फादर एज। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है। एज ऑफ सन, बेटे की उम्र को हम एक्स कह देते हैं, और एज ऑफ फादर, बाप की उम्र को वाई कह देते हैं। ये हमने दोनों लेट कर लिए हैं। ओके सर जी। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये पहली है, पहली स्टेटमेंट है कि बाप और बेटे की उम्र को जमा करें ना तो कितनी बनती है, 72 साल बनती है। ये हमने लेट किया। बाप और बेटे की उम्र क्या है, बेटे की उम्र एक्स है, हाँ जी एक्स है, और प्लस करना है, सम में तो प्लस करना है बाप की उम्र एक्स प्लस वाई। बाप और बेटे की उम्र को प्लस करें। इज कितना है, 72। इज से मुराद इक्वल का साइन, इज कितना है, 72 ईयर है। लो जी हमारी पहली इक्वेशन बन गई है। ओके हो गया। इसके बाद यहाँ पे आ जाए 6 ईयर अगो, 6 साल पहले। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6 ईयर अगो। 6 साल पहले। जब 6 साल पहले की बात होने लगी है तो इसका मतलब हमें ये पता होना चाहिए 6 साल पहले बाप और बेटे की उम्र क्या थी। चलो मैं आपसे ही पूछता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं आज आपकी उम्र क्या है, आप कहेंगे सर जी आज हमारी उम्र 14 साल है। ओके, आपकी उम्र 14 साल है, तो 6 साल पहले कितनी उम्र थी? आप कहेंगे सर जी हमारी 6 साल पहले उम्र 8 साल थी। कैसे पता चला? आप कहेंगे सर जी हमारी उम्र 14 साल थी ना, हमने इसमें से 6 साल निकाल दिए तो हमें पता चल गया जब 6 साल पहले हमारी उम्र 8 साल थी। तो ऐसे हम कुछ यहाँ पे करेंगे। हमारे पास बेटे की उम्र क्या है, एक्स है, तो एक्स में से हम 6 निकाल देंगे, क्योंकि 6 साल पहले की बात करने लगे हैं ना, तो इसमें से 6 निकाल देंगे। निकालने से मुराद 6 माइनस कर देंगे। फादर की एज भी हम क्या करेंगे, वाई में से 6 निकाल देंगे, अरे माइनस कर देंगे। इतना आसान। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज ऑफ सन, एज ऑफ सन एंड एज ऑफ फादर। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया 6 साल पहले एज ऑफ सन, बेटे की उम्र क्या थी, 6 साल पहले बेटे की उम्र हमारे पास अब x है ना, तो 6 साल पहले से मुराद 6 माइनस कर दें। जैसे अभी आपने अपनी उम्र 14 में से 6 माइनस किया है, तो इसने बेटे ने भी ना, बेटे ने अपनी उम्र में से 6 निकाल दिए। 6 साल पहले की बात करने लगा। फादर की एज अगर y है तो 6 साल पहले ये भी अपनी उम्र में से 6 निकाल देगा, ये भी निकाल देगा, अरे माइनस कर देगा। ओके है। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन मैं लिखने लगा हूं। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन के मुताबिक। अब दूसरी कंडीशन क्या है, क्या 6 साल पहले ना, 6 साल पहले ये हमारे पास जो उम्रें आई हैं, द फादर एज, बाप की उम्र वाज 2 टाइम्स, बाप की उम्र दुगना थी द एज ऑफ सन, बेटे से। जो हमारे पास बाप है ना उसकी उम्र दुगना थी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाप की उम्र हमारे पास क्या है, बाप की उम्र देखना क्या 6 साल पहले उम्र क्या है, वाई माइनस 6 थी। ओके है। और बेटे की उम्र क्या है, बेटा हमारे पास x माइनस 6 है। ओके है। बाप की उम्र दुगना है, ये बाप की उम्र है ना, हाँ जी बाप की उम्र दुगना थी बेटे से, तो इसका मतलब बेटे के साथ 2 लगाना पड़ेगा। 2 टाइम्स, टाइम कहते हैं मल्टीप्लाई को, हमने मल्टीप्लाई कर दिया है किसको, 2 को, क्योंकि 2 टाइम्स है। अब साजी बेटे के साथ क्यों 2 टाइम, बेटे की उम्र है ना, बेटे के साथ क्यों 2 से मल्टीप्लाई, इसके साथ क्यों नहीं किया, उसकी रीजन सुने। फॉर एग्जाम्पल जो फादर है ना उसकी हम उम्र कह देते हैं 40 साल है, और जो सन है बेटा है उसकी उम्र हम कह देते हैं 20 साल है। उसने यही कहा है ना, जो बाप की उम्र 2 टाइम दुगना है, दुगना मतलब बाप की उम्र 40 साल है और बेटे की 20 साल है। 20 है तो 20 का दुगना क्या होता है, 40 साल है, तो बाप की उम्र 2 टाइम्स ज़्यादा है। सो हमने इनमें बनानी है इक्वेशन। जब इक्वेशन बनानी है इस तरह से, इक्वल का साइन तो आएगा, हाँ जी साजी इक्वल का साइन तो आएगा। लो जी इक्वल का साइन लगा दिया, क्या ये इक्वल है, साजी नहीं इक्वल। तो बाप की उम्र 2 टाइम्स ज़्यादा है ना बेटे से, हाँ जी, तो फिर 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल आ जाए। अरे 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा कि हमारे पास इक्वल आ जाएंगे ये दोनों वैल्यू, या 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अब तो आप सारे कहेंगे साजी 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 इक्वल 40 आ जाएगा। लो जी हमारी इक्वेशन बन गई। इसलिए हमने क्या किया, सन बेटे के साथ 2 से मल्टीप्लाई किया ना, हाँ जी, तो बेटा हमारे पास क्या है एक्स, सन कितना x माइनस 6 है, तो 2 को बेटे की उम्र के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएगी। यार दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएगी। पता चला 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, हाँ जी सर जी पता चल गया। अब सिंप्लीफाई करें। अब हम y माइनस 6 वैसे का वैसे यहाँ पे लिख लेते हैं।
वाई माइनस सिक्स इक्वल, अब 2 को इस मल्टीप्लाई करते 2x हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस ये माइनस और 2 6 12 आ जाएगा। हाँ जी 12 आ जाएगा। ओके हो गया। तो उसको मैं फिर ऐसे करते हैं 2x है, y को मैं राइट साइड पे ले जाऊंगा प्लस का y माइनस का y, ये जो वेरिएबल है ये एक तरफ कर लेते हैं और ये वैल्यू ये एक तरफ है। माइनस सिक्स इधर है तो इसको इधर ही रहने देते हैं। माइनस 12 को हम राइट साइड पे लेके आते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 12 क्या हो जाएगा प्लस का 12। लो जी वैल्यू नंबर एक तरफ कर दिया और वेरिएबल मैंने एक तरफ कर दिया। 12 में से 6 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। ये 2x माइनस वाई वैसे का वैसे जगह चेंज कर दें हम, और लिखा मतलब या लिखा और इसको हम इधर लिख लेते हैं 2x माइनस वाई और इसको हम राइट साइड पे लिख लेते हैं 6। लो जी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये 1 है ये 2 है। अब तो आप क्लास 8 में इनको करते ही सोल्व करते ही रहे हैं। हम क्या करेंगे 1 और 2 को ऐड करते हैं। अरे क्या करते हैं ऐड करते हैं 1 एंड 2। तो लो जी स्टूडेंट्स मैंने एडिंग 1 एंड 2 इक्वेशन 1 और ये 2 को दोनों को ऐड कर दिया। हाँ जी ऐड। अब ऐड में देखें ये प्लस का वाई ये माइनस का वाई, ये तो फिनिश हो गया, काम खत्म हो गया। ओके ये 2x प्लस 1x कितना हो जाएगा सर जी 3x हो जाएगा। 72 प्लस 6 कितने होते हैं सर जी 78 होते हैं। ओके 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो क्या होगा सर जी डिवाइड होगा। या मैं ऐसे कर दूं दोनों तरफ 3 को डिवाइड कर दूं, हाँ जी तो भी सही है। या आप ये कह लें 3 डिवाइड हो गया तो भी सही है, दोनों तरह सही है। तो 3 को डिवाइड करें 72 को 3 पे डिवाइड करेंगे 3 2 6 और 3 6 18 26 आ जाएगा। x कितना आ गया 26। x हमारा क्या है x देखिए हमारा क्या है x ये है। एज ऑफ सन बेटे की उम्र आ गई है। बेटे की उम्र कितनी है 26 है। यहाँ पे इसको मैं रेज करूँ तो उसमें हम फिर लिखते हैं सो एज ऑफ सन, तो ये मैंने लिख दिया एज ऑफ सन। बेटे की उम्र कितनी है, बेटे की उम्र हमारे पास कितनी है x है और x अभी हमने निकाला x कितना है, x कितना है बताना साजी 20। चलो जी बेटे की उम्र आ गई, क्या हमने ये फाइंड करना है, चलो देख लेते हैं। व्हाट वाज सन एज, बेटे की उम्र क्या है 6 ईयर अगो, 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या है, 6 साल पहले बताना, ये तो मौजूदा उम्र है उसकी, 6 साल पहले क्या है तो इसमें से 6 निकाल देना। 6 साल पहले मतलब इसमें से 6 निकाल दें तो हम यहाँ पे लिखते हैं फिर 6 ईयर अगो एज ऑफ सन। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है 6 ईयर अगो 6 साल पहले एज ऑफ सन बेटे की उम्र, बेटे की उम्र 6 साल पहले। यहाँ पे देखें एज ऑफ सन मैंने लिखा हुआ है 6 ईयर अगो, एज ऑफ सन कितनी है x माइनस 6 है। तो अगर मैं यही यहाँ पे लिख दूँ x माइनस 6 है तो भी चलेगा। x क्या है x अभी हमने निकाला 26 है, 26 है ये 6 वैसे 26 में 6 निकालें 20। लो जी 20 ईयर आ गया है कि 6 साल पहले बेटे की जो उम्र था 20 साल थी, जो उसने पूछा था हमने बता दिया। ओके है ओके तो आ जाओ फिर नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे मुख्तलिफ टाइप के हैं। वैसे होता ये है कि सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं लेकिन उसने क्या मुख्तलिफ टाइप के क्वेश्चन दिए, पता नहीं ऐसे क्यों किया है। आज जो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, मिरहा बाट टॉय, मिरहा जो है एक खिलौना खरीदती है फॉर RS से मुराद रुपीज़ 1500 1500 रुपीज़ का ना 1500 का वो एक खिलौना खरीदती है एंड सोल्ड और बेच देती है फॉर RS 1520 का वो बेच देती है। ओके हो गया। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, कहता है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, कहता है ये कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालें। ये प्रॉफिट ये जो सिंबल होता है ये परसेंटेज का होता है। प्रॉफिट परसेंटेज का ये फार्मूला है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ओके पहले आप बेसिक बातें देख लें कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट कहते हैं मुनाफे को। जैसे कि मिरहा ने क्या किया 1500 का खिलौना खरीदा और 1520 का बेच दिया तो 20 रुपये एक्स्ट्रा लिए, ये जो 20 रुपये ऊपर उसने लिए ना ये इसके 20 रुपये प्रॉफिट है, मुनाफा है। ओके हो गया। और कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, कॉस्ट प्राइस है कीमतें खरीद। जैसे बाट का मतलब भी होता है खरीदना, कोस्ट का मतलब ही होता है खरीदना, कोस्ट प्राइस कीमतें खरीद। ओके है ओके। अब जो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देखें हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि मिरहा ने एक खिलौना 1500 रुपए का खरीदा, बाट मतलब खरीदा, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस लिख लें या बाट लिख लें एक बात है, तो हम चलो कॉस्ट प्राइस लिखते हैं कीमतें खरीद, कॉस्ट प्राइस
लो जिसमें मैंने लिया कॉस्ट प्राइस मतलब कीमतें खरीद, बाट का मतलब होता खरीदना, कितने का खरीदा था सर जी 1500 रुपए का खरीदा था और सोल्ड और बेच दिया। मैं यहाँ पे फिर लिख दूँ मैं सेलिंग प्राइस या सोल्ड प्राइस लिख लें, हाँ जी सोल्ड प्राइस या सेलिंग प्राइस लिख लें। चलो मैं सेलिंग प्राइस लिख लेता हूँ, सेलिंग प्राइस। मैंने सेलिंग प्राइस कितने का बेचा सर जी 1520 रुपए का बेचा। ओके तो उसने फिर कितना प्रॉफिट लिया, तो हमें प्रॉफिट का ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस है मुराद किसने का सेल किया, उसने सेलिंग प्राइस अरे बेचा कितने का था सर जी 1520 रुपए का बेचा था, माइनस कॉस्ट प्राइस उसने खरीदा कितने का था 1500 का खरीदा था। तो 1520 में से 1500 निकाल लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। लो जी हमारा प्रॉफिट आ गया, उसने इतना प्रॉफिट लिया। क्या हमने प्रॉफिट फाइंड करना है, नहीं, क्या फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, ये वाला फार्मूला। तो ये फार्मूला अब लगाते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। तो उसमें प्रॉफिट और ये वाला परसेंटेज का साइन इक्वल है, इक्वल प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस। तो लो जिसमें ये मैंने प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लिख दिया, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके हो गया। ओके प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट अभी तो हमने निकाला है सर जी, प्रॉफिट कितना है 20 है और कॉस्ट प्राइस मतलब कीमतें खरीद, कॉस्ट प्राइस ये लिखा है कितना है 1500 का, मतलब खरीदा उतने कितने था 1500 का खरीदा था, मल्टीप्लाई बाय 100 वैसे का वैसे और परसेंटेज वैसे का वैसे। कुछ जैसे ये एक जीरो और एक ये 2 जीरो, इस 2 जीरो से कैंसिल हो गई मतलब 100 तो खत्म हो गया। 20 को ये 1 बचा है ना, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अरे 20 आएगा, 20 ओवर 15 क्या आएगा, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 20 ओवर 15। और ये जो परसेंटेज है इसको ना भूल जाना है, इसको साथ में वैसे का वैसे लिखने हैं। अब इसको हम कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं तो 15 डिवाइड नहीं 15 नहीं सर जी 20, हाँ जी 20 डिवाइड बाय 15 कितने होते हैं 1.3333 आ रहा है। तो हम ये लिख लेते हैं 1.33 मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखें। लो जी आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ गया है। क्या उसने यही नहीं कहा था, हाँ जी यही कहा था प्रॉफिट परसेंटेज। इसमें एक बात का खास ख्याल रखना, अगर आप डायरेक्ट यही फार्मूला लगाएं ना प्रॉफिट परसेंटेज, इसमें क्या प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो हमें दी हुई है, कॉस्ट प्राइस देखें हमें जो बाट का मतलब है कॉस्ट प्राइस कीमतें खरीद तो दी हुई है, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। तो प्रॉफिट हमें इस फार्मूले से निकालना होगा, प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा फिर ही तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर निकाल लेंगे ना। अब प्रॉफिट का फार्मूला आपको पता है सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस होता है। ओके है, आज जो करते हैं नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट ज़रा गौर से समझ लेना। ओके सर जी, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब, ये तैयब भाई साहब है ना, जो आप में से तैयब है ना वो तो लाजमी कमेंट करे। तैयब की जो एनुअल इनकम है इज़ 9,60,000 है। वो ये कह रहा है तैयब की जो सालाना आमदनी है वो 9,60,000 रुपए है। ओके है, ओके सर जी। वाइल जब के एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ 1,30,000, एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है खारिज कर देना, निकाल देना। 1,30,000 अमाउंट जो है ना ये आपने निकाल देनी है। किस में से निकालनी है, अरे इसी में से निकालनी पड़ेगी, हाँ जी। इसके बाद है हाउ मच, अरे ये मेन इंपॉर्टेंट है, हाउ मच टैक्स, कितना टैक्स वुड ही हैव टू पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ, इस रेट से। वो कहते हैं हाउ मच टैक्स, कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा, मतलब यही चीज़ हमने फाइंड करनी है कि कितना टैक्स हमें पे करना पड़ेगा, हमें नहीं तैयब को। ओके हो गया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना जो हमें रेट दिया जाता है ना उस रेट को आप अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दें आंसर आ जाता है। ओके है, इसमें क्या है हमें अमाउंट ये दी हुई है और उसमें साथ ये भी कहा गया एग्जेम्प्टेड अमाउंट, मतलब ये वाली अमाउंट निकाल दें। जब इसमें से ये वाली अमाउंट निकाल देंगे तो जो आंसर बाकी बचेगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ, आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम है। आ जाओ सोल्यूशन। एनुअल इनकम सालाना आमदनी कितनी है, अरे देखना, हाँ जी सर जी 9,60,000 है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है, अरे एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है 1,30,000
30,000 है। हाँ जी, इस रिमेनिंग अमाउंट मतलब कितनी रह जाएगी जब इसमें से इसको निकाल देंगे तो कितनी रह जाएंगी। ये देखना 9,60,000 माइनस किया 1,30,000, जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा। अरे ये कितना है, ये हमारे पास 8,30,000 है। जब माइनस करेंगे ना तो ये आ जाएगा। अब जब हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट ये रहेगा ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस रेट के साथ। अब मैंने रेट लिखा है, रेट कितना है 0.75% है। अमाउंट ऑफ टैक्स, टैक्स की अमाउंट कितनी है जो तैयब भाई साहब ने अदा करनी है ना, कितनी बनती है अमाउंट ऑफ टैक्स। तो क्या करेंगे भला बताएं। आप कहेंगे साथ जी मल्टीप्लाई कर दें, ये जो रिमेनिंग अमाउंट है 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75%, इसे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास अमाउंट ऑफ टैक्स आ जाएगा। आ जाओ ज़रा जी, आना कहाँ है, हमने तो यहीं बैठ के समझना है। ओके हो गया। तो देखें यहाँ से हम डेसिमल को ख़त्म करेंगे। क्या करेंगे, डेसिमल को ख़त्म करें। जब डेसिमल को ख़त्म करते होते हैं, अशारियों को ख़त्म करते हैं, नीचे 1 लगाते हैं। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगा देंगे। लो जी 2 0 लगा दी। मल्टीप्लाई बाय, अरे ये मल्टीप्लाई क्यों लगा, क्योंकि परसेंटेज इक्वल होता है 1/100 के। परसेंटेज किसके इक्वल होता है, 1/100 के। नहीं याद तो याद कर लें, परसेंटेज इक्वल होता है 1/100 के, 1/100 के, याद कर लें। ठीक हो गया। हाँ जी साजी ठीक हो गया। परसेंटेज इसके इक्वल है। अब कैंसिल वैंसिल करें, देखना 1 2 0 कैंसिल हो गई। हाँ जी यहाँ भी है 1 2 0, इस 2 0 से कैंसिल हो गई। अरे बाकी क्या बचा, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, सारा कुछ ये भी 100 कैंसिल हो गया इन जीरो से। तो पीछे हमारे पास रह गया 83 मल्टीप्लाई बाय 75। 75 1 को ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। आज ज़रा 83 मल्टीप्लाई बाय 75 किया तो मेरे पास पता कितना आया, अरे 6225 आया। अरे कितना आया है, यहाँ पे RS लिखते हैं। RS के से क्या मुराद होती है बताएं आप साथ जी, रुपीज़ इससे मुराद होता है रुपीज़। ओके, हमारे पास 6225 रुपीज़ बनते हैं। अमाउंट ऑफ टैक्स जो तैयब भाई साहब ने अदा करनी है ना, वो 6225 रुपये। ओके है, आ जाओ करते हैं नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9, मतलब लास्ट वाला क्वेश्चन है, और ये भी किसी और ही टाइप का है। क्लास 8 की जो मैथ है ना, उसमें से पूरी एक्सरसाइज में से उसने एक क्वेश्चन उठाया और हमारी इस एक्सरसाइज में शामिल कर दिया। इस तरह से एक्सरसाइज बनी है, लेकिन कोई मसला नहीं, आ जाओ करते हैं। स्टेटमेंट इसकी ये है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। अब आप कहेंगे साथ जी ये मार्कअप क्या होता है। सो इसको प्रॉफिट भी कहते हैं, लेकिन असल में ये जो हमारे पास मार्कअप होता है ये इंटरेस्ट होता है, सूद होता है। ओके, इसका मतलब हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है, मार्कअप हमने फाइंड करना है। ओके, ऑन RS इतने रुपीज़ पे हमने फाइंड करना है, 3,75,000 रुपये पे हमने मार्कअप फाइंड करना है। ओके हो गया। फॉर 1 ईयर, और टाइम कितना है, 1 साल के लिए। 1 साल के लिए इतने पैसों पे हमने मार्कअप फाइंड करना है एट रेट, और रेट कितना है 14% है, कंपाउंडेड एनुअली। ओके हो गया। सो देखें सोल्यूशन लिखा, सबसे पहले मार्कअप। अब मार्कअप हमारा क्या है, मार्कअप हमने फाइंड करना। हाँ जी, मार्कअप साथ जी हमने फाइंड करना है। और प्रिंसिपल अमाउंट, सो जो हमारे पास वैल्यू होती है ना, ये जो जिस वैल्यू पे हमने मार्कअप निकालना है, उस वैल्यू को, उस अमाउंट को कहते होते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर है, उसे कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। और प्रिंसिपल अमाउंट को P से डिनोट करते हैं। और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 3,75,000 रुपए। अब यहाँ पे उसने लिखा नहीं है प्रिंसिपल अमाउंट, बस आपने याद रखना है कि जिस रकम पे हमने मार्कअप निकालना है, उस रकम को या उस अमाउंट को हम कहते होते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ये अकेला P लिख देना तो भी सही है, तो भी चलेगा। हाँ जी चलेगा। फॉर 1 ईयर, ये तो लिख दिया 1 ईयर 1 साल। टाइम हमें पता है 1 ईयर है, और टाइम को उसमें किससे डिनोट करते हैं, टाइम को T से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 ईयर। ओके है। एट द रेट, रेट को R से डिनोट करते हैं। ओके, और रेट कितना है सर जी, 14% है। ओके हो गया। लो जी, जो कुछ उसने दिया था वो हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पे इसका फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला बहुत आसान है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अगर तो आपने क्लास 8 में ये मार्कअप वाला फार्मूला पढ़ा है, फिर तो एक दफ़ा मुझे भी सुना दें। आप कहेंगे सर जी PRT, बिल्कुल मार्कअप किसके इक्वल होगा, PRT। अरे हाँ जी, PR
टी। लो जी ये वाला फार्मूला बहुत आसान है, पी आर टी। तो पी आर टी की वैल्यू लिखें, आपका मार्कअप आ गया। आपका क्या आ गया? मार्कअप आ गया। पी से मुराद प्रिंसिपल अमाउंट 3,75,000 है। हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय आर से मुराद है रेट है। रेट कितना है? 14% है। ओके हो गया। मल्टीप्लाई बाय टी से मुराद टाइम है। टाइम कितना? 1 ईयर। और 1 लिख लें तो भी सही है, चलो लिख ही लेते हैं। इसके बाद में अब परसेंटेज को ख़त्म करें, बस 3,75,000 है और 14, हाँ जी 14 लिखते हैं। और परसेंटेज इक्वल किसके होती है? अब तो आप भी कहेंगे सर जी 1/100 की होती है। और 1 रहने दें, क्योंकि 1 जब इससे मल्टीप्लाई हो ना 14 से, 14 ही आ जाएगा। ज़ीरो, कितनी ज़ीरो है? 2 ज़ीरो, 2 ज़ीरो से कैंसिल। तो हमारे पास 3750 बचा। हाँ जी 3750 को 14 से मल्टीप्लाई करें, तो 3750 को मल्टीप्लाई करते हैं 14 के साथ, तो मेरे पास आंसर है 52,500 आ रहा है। अरे क्या बात है, कितना आ रहा है? मेरे पास में जो आंसर आ रहा है वो 52,500 आ रहा है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा मार्कअप है। लो जी हमने फाइंड कर लिया है। यहाँ पे चलो आर एस भी लिख देते हैं, रुपीज़ भी लिख देते हैं। लो जी मार्कअप फाइंड कर लिया है। ओके है, ये थी एक्सरसाइज 1.3, आज होगी कंप्लीट। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे आपको प्रॉब्लम पेश आई हो तो आपने मुझे कमेंट करना है और मैं आपको जवाब दूंगा। तो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआओं में याद रखना स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।